हम लोग बिहार स्टेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था 20 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया था। अब उसी के आगे आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। 21 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिहार स्टेट का पेपर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस पर लिखा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। 21 क्वेश्चन, तो 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है उत्पाद विभेदन एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा की विशेषता है, बहुत अच्छा। और दूसरा है डिओपॉली मॉडल में दो विक्रेता होते हैं, ये भी आपका सही हो जाता है विकल्प। और तीसरा दिया हुआ है कि एक एकाधिकारवादी के पास आपूर्ति वक्र नहीं होता, ये भी सही है। तो अर्थात यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। ये आपका कोर्नो मॉडल है, कोर्नो के मॉडल से ये क्वेश्चन आया है। कोर्नोट के डिओपोलिस्टिक मॉडल के तहत डिओपोलिस्टिक द्वारा क्या परिवर्तन किया जाता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि कीमत समान रहती है, सिर्फ उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है। इस वजह से इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा। उत्पादन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। प्रसिद्ध उदाहरण इन्होंने एक दिया था, खनिज झरने का जो उदाहरण दिया था, आप उसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किंग मांग वक्र की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पाल एम सूजी के द्वारा अर्थात पी एम सूजी के द्वारा ये परिकल्पना दी गई थी, इसलिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसी से रिलेट करके पूछा गया है कि किंग मांग वक्र के अनुरूप सीमांत राजस्व वक्र है। तो ये टूटने वाला होता है। अगर आप किंग मांग वक्र बनाना जान रहे हैं तो आप देख लीजिए, इस तरह बनेगा। ये ऊपर की तरफ लोचदार होता है और नीचे आकर के ये बेलोचदार हो जाता है, इस शेप में ये बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 टूटने वाला हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के कारकों की मांग है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। व्युत्पन्न मांग होती है, डेरिवेटिव डिमांड जिसको कहते हैं। क्योंकि जो साधन होते हैं, साधनों की मांग को ही हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं, क्योंकि किसी के कारण ही से हम जो है साधनों की मांग करते हैं, तो इसलिए ये व्युत्पन्न मांग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखिए लिखा है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है एम आर पी बराबर एम पी पी इंटू सीमांत राजस्व, ये सही है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत बी एम पी और एम आर पी बराबर होते हैं, ये भी आपका सही है। और बी एम पी बराबर एम पी पी इंटू पी, अर्थात इसमें आपका कोई ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और एक मिनट, इनमें से ये तीनों जो है कौन सा सत्य नहीं पूछा है, तो इसलिए ये तीनों जो है सत्य नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लगान किसके अधिशेष के रूप में उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है कि लगान किसके अधिशेष के रूप में उत्पन्न होता है। तो ये उत्पादन लागत के रूप में ही उत्पन्न होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेतन निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत में मजदूरी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे आधुनिक सिद्धांत की बात कर रहा है, तो आधुनिक सिद्धांत में श्रम की मांग और आपूर्ति के द्वारा ही मजदूरी का निर्धारण किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। वेतन निर्धारण में सामूहिक सौदेबाजी की स्थिति में सौदेबाजी होती है। तो एक यहाँ पे 3 ऑप्शन आप देखिए लिखा हुआ है, ट्रेड यूनियन और उत्पादन फर्म के बीच, ट्रेड यूनियन और उत्पादन फर्म के बीच। और बी नंबर ऑप्शन है एकाधिकारवादी और क्रेता एकाधिकार के बीच, एकाधिकारी और क्रेता एकाधिकार के बीच। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर एकाधिकारी और क्रेता एकाधिकार के बीच में आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। लाभ का नवपरिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सिम्पीटर के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए पे एफ एच नाइट हैं, जे बी क्लर्क हैं, जे भगवती हैं। आगे ये डी नंबर ऑप्शन जे सिम्पीटर दिया हुआ है, तो आपका ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर 1 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल है। आय का चक्रीय प्रवाह समष्टि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया है। वास्तविक प्रवाह और पूंजी प्रवाह दोनों शामिल होते हैं, अर्थात यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ए और बी दोनों हो जाएगा। 32 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण है। आपको बताना है कि मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है। आप सबको पता होगा अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बारे में। तो ऑप्शन देखते हैं, घरेलू पार्टी के लिए मिठाई बनाने में चीनी का उपयोग, ये मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण नहीं है, ये अंतिम वस्तु है। एक शोधकर्ता के अध्ययन कक्ष में स्थापित कंप्यूटर, ये भी आपका अंतिम वस्तु है। एक परिवार द्वारा खरीदा गया फर्नीचर, ये भी आपका अंतिम वस्तु है। और पुलिसिंग में प्रयुक्त वाहन आपका ये मध्यवर्ती वस्तु होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मंदी की अवधि के दौरान कुल मांग वक्र में कमी का क्या कारण होता है। तो मंदी में अगर देखा जाए जो मांग वक्र में कुल कमी का कारण है वो अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर पे लिखा है कि आय निर्धारण के केंद्रीय सिद्धांत में निवेश ये बहिर्जात होता है। 34 नंबर, एक मिनट, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, पूंजी अनुसूची की सीमांत दक्षता में एक आवक परिवर्तन से होगा। तो यहाँ पे जो समग्र मांग में कमी है ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन देखते हैं, जब मुद्रा की आपूर्ति समान रहती है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जब मुद्रा की आपूर्ति समान रहती है और धन की मांग में वृद्धि होती है तो होगा। अगर मुद्रा आपूर्ति समान है और धन की मांग में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर से ब्याज दर में वृद्धि होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक फेट मनी है। फेट मनी के बारे में यहाँ बात की गई है और यहाँ पे सरकार द्वारा जारी मुद्रा जो किसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं है ये आपका फेट मनी में आएगा। बाकी के ना तो आंतरिक मूल्य वाला धन आएगा, ना मुद्रा जो भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित है, और ना ही मुद्रा जिसका उपभोग भी किया जा सकता है, ये तीनों नहीं होगा। लेकिन आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 1/KY होगा। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्विभाजन सिद्धांत के अनुसार क्या होगा। द्विभाजन सिद्धांत में ये नाम मात्र चर लंबे समय में वास्तविक चर को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करने के लिए RBI क्या कर सकता है, आपसे पूछा गया है। तो अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम करना है तो यहाँ पे बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऋण देंगे तो पैसा ज़्यादा आ जाएगा मार्केट में। बैंक दर कम करेंगे, जब भी लोग लोन ज़्यादा लेंगे पैसा मार्केट में होगा। सरकारी बॉन्ड वापस खरीदना, अगर खरीदेंगे तब भी जो है पैसा मार्केट में जाएगा। अगर बेचेंगे तो इसके थ्रू जो है पैसा बैंक के पास आ जाएगा, यानी मार्केट से पैसा निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा अगर आपूर्ति को कम करना है तो। आज के लिए 40 क्वेश्चन, आज के लिए 20 क्वेश्चन, अर्थात हमने अभी तक 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे के वीडियो में फिर हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और जब तक के लिए नमस्कार।